नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी ऑन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम अध्याय 10 व्रत में व्रतों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय होते हैं। इन सभी प्रमेय के बारे में हम पढ़ेंगे और इनको अच्छी तरह से समझेंगे कि किस प्रमेय का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रमेय नंबर 1 को समझते हैं। व्रत के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्या होती है? जो व्रत को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करती है वो होती है स्पर्श रेखा। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक स्पर्श रेखा को खींच लेंगे कि यहां पर हमने एक स्पर्श रेखा खींच ली है। मान लीजिए यहां पर ए बी जो है वो एक स्पर्श रेखा है, तो ये हो जाएगी स्पर्श रेखा। तो यहां पर हम लिखेंगे स्पर्श रेखा। तो यहां पर देखिए, यहां पर एक बिंदु है, ये हो जाएगी स्पर्श बिंदु। तो यहां पर हम लिखेंगे स्पर्श बिंदु। अब हम यहां पर पढ़ते हैं व्रत के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा। तो ये हो जाएगी बिंदु, स्पर्श बिंदु, और ये हो जाएगी स्पर्श रेखा। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो यहां से ये हो जाएगा व्रत का केंद्र, जिसको हम नाम दे देंगे O। तो व्रत के केंद्र से परिधि तक की दूरी व्रत की क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, व्रत के केंद्र को और यहां पर स्पर्श बिंदु को हम आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे। तो यहां पर हमने क्या किया है, व्रत के केंद्र को और स्पर्श बिंदु जो कि परिधि पर है, तो इनको हमने आपस में मिला दिया। क्योंकि व्रत के केंद्र से परिधि तक की दूरी व्रत की क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। तो ये हो जाएगी व्रत की त्रिज्या, ये हो जाएगी व्रत की त्रिज्या, और यहां पर ये हो जाएगा स्पर्श बिंदु। यहां पर हम नाम भी दे सकते कुछ, जैसे हम यहां पर नाम दे देंगे बिंदु P। तो OP क्या हो जाएगी इसमें? OP हो जाएगी त्रिज्या, और यहां पर बिंदु P क्या हो जाएगी? बिंदु P हो जाएगी स्पर्श बिंदु, और यहां पर AB क्या हो जाएगी? AB हो जाएगी एक स्पर्श रेखा। तो यहां पर प्रमेय नंबर 1 जो है, तो इसको एक बार फिर से समझते हैं। व्रत के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, तो यहां पर हमने नाम दे दिया बिंदु P, और स्पर्श रेखा हो जाएगी AB। तो स्पर्श बिंदु इसमें क्या हो जाएगी? P। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, तो व्रत के केंद्र से लेकर के परिधि तक की दूरी व्रत की क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। तो इनको आपस में मिला दिया। तो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो यहां पर कितने एंगल का कोण बनेगा? यहां पर कोण बनेगा 90 एंगल का। क्योंकि प्रमेय नंबर 1 के अनुसार व्रत के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे जब हम सवालों को हल करेंगे, तो जब हमको ऐसी स्थिति नजर आएगी, तो वहां पर हम क्या करेंगे, 90 एंगल का कोण बना देंगे। तो यहां पर आपको प्रमेय नंबर 1 समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, प्रमेय नंबर 2 को हल करते हैं। अब हम समझते हैं प्रमेय नंबर 2। बाहरी बिंदु से व्रत पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो यहां पर प्रमेय नंबर 2 है, इसमें हमको ज्ञात हो जाएगा कि व्रत के बाहर यदि कोई बिंदु है, मान लीजिए यहां पर व्रत के बाहर एक बिंदु है, व्रत के बाहरी बिंदु से व्रत पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो अब हम यहां से क्या करेंगे, ये हो जाएगी बाहरी बिंदु, और यहां पर हम व्रत पर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। यानी यहां से लेकर के हम यहां तक एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, और दूसरी स्पर्श रेखा हम यहां से लेकर के यहां पर खींचेंगे। यहां पर हम छेदक रेखा नहीं खींचेंगे। छेदक रेखा क्या होती है? जो दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती है। तो यहां पर ये कौन सी वाली रेखा हो जाएगी? ये हो जाएगी छेदक रेखा। तो यहां पर छेदक रेखा को नहीं खींचेंगे, यहां पर खींचना है स्पर्श रेखा, जो केवल व्रत की एक बिंदु को स्पर्श करेगी, उसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, एक स्पर्श रेखा यहां पर खींच लेते हैं, और दूसरी स्पर्श रेखा हम यहां पर खींच लेंगे। जो व्रत की एक बिंदु पर स्पर्श करेगी उसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। तो अब हम यहां पर क्या करते हैं, दो स्पर्श रेखाएं खींच लेते हैं। स्पर्श रेखा
जो ये वाली बिंदु पर स्पर्श कर रही है, और दूसरी स्पर्श रेखा हो जाएगी ये वाली जो यहां पर स्पर्श कर रही है, और ये वाली जो लाइन है वो केंद्र से होकर के खींची गई लाइन है। तो यहां पर हम नाम दे देंगे ओ, ये हो जाएगा वृत्त का केंद्र, और यहां पर हम एक नाम दे देंगे पी। तो यहां पर बाहरी बिंदु क्या हो जाएगा पी, और एक स्पर्श रेखा क्या हो जाएगी, यहां पर नाम दे देंगे हम क्यू। तो पी क्यू हो जाएगी एक स्पर्श रेखा, और दूसरी स्पर्श रेखा यहां पर हम नाम दे देंगे आर। तो दूसरी स्पर्श रेखा क्या हो जाएगी पी आर। तो पहली स्पर्श रेखा हो जाएगी पी क्यू, और दूसरी स्पर्श रेखा हो जाएगी पी आर। तो यहां पर इस वाले प्रमेय में बाहरी बिंदु से यानी बिंदु पी से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, तो वृत्त पर कौन कौन सी स्पर्श रेखाएं खींची है, पहली स्पर्श रेखा है पी क्यू, और दूसरी स्पर्श रेखा है पी आर की लंबाइयां, यानी इन दोनों की लंबाइयां, यानी पी क्यू की और पी आर की जो लंबाइयां होंगी वो बराबर होंगी, यानी जितनी लंबाई पी क्यू की होगी उतनी ही लंबाई पी आर की होगी। इनकी जो लंबाइयां होंगी वो बराबर होंगी प्रमेय नंबर दूसरे के अनुसार। तो यहां पर देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि जितनी लंबाई पी क्यू की होगी उतनी लंबाई पी आर की होगी। एक बार हम इसका फिर से रिवीजन कर लेते हैं जो हमने प्रमेय नंबर 1 में पढ़ा है। ये हो जाएगी स्पर्श रेखा, ये हो जाएगी स्पर्श बिंदु, और यहां पर ये क्या है, ये है केंद्र। तो वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी वृत्त की क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। तो ये हो जाएगी त्रिज्या। तो वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी कहलाती है वृत्त की त्रिज्या। तो यहां पर कितने एंगल का कोण बनेगा, यहां पर कोण बनेगा 90 अंश का, क्योंकि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु से खींची गई त्रिज्या पर लंब होता है। ये हमने प्रमेय नंबर 1 में पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो यहां पर 90 अंश का कोण बनेगा। तो इसी तरीके से यहां पर भी क्या करेंगे हम, ये हो जाएगी स्पर्श रेखा, और ये हो जाएगी स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या पर लंब होता है। तो यहां पर भी कितने एंगल का कोण बन जाएगा, यहां पर भी 90 एंगल का कोण बन जाएगा, यानी ये भी क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। ये वाले प्रमेय को अभी आपको शॉर्ट में समझना है। जब हम इन सवालों को हल करेंगे तो उस समय पर ये सभी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, किस तरीके से यहां पर 90 एंगल का कोण आ गया। क्योंकि यहां पर प्रमेय नंबर दूसरे में बताया गया है कि बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां जो होती हैं वो बराबर होती हैं। इस तरीके से यहां पर हमने प्रमेय नंबर 2 को भी समझ लिया है कि पी क्यू जो होगा वो बराबर होगा पी आर के। इसके बाद अब हम प्रमेय नंबर 3 को समझते हैं। तो यहां पर अब हम प्रमेय नंबर 3 को समझते हैं। वृत्त के केंद्र से, तो ये हो जाएगा वृत्त का केंद्र, इसको हम नाम दे देते हैं ओ। तो वृत्त के केंद्र से जीवा क्या होता है, जो दो बिंदुओं को स्पर्श करती है उसको क्या बोलते हैं, जीवा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक जीवा को खींच लेते हैं। तो ये हो जाएगी जीवा, इसको हम नाम दे देते हैं ए, और यहां पर नाम दे देते हैं बी। तो ए बी जो है वो एक जीवा है, और वृत्त का केंद्र है ओ। तो यहां से अब हम समझते हैं, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ये हो जाएगा वृत्त का केंद्र, और ये हो जाएगी जीवा। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, वृत्त के केंद्र से जीवा पर हम लंब डाल देते हैं। तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करती है, यानी दो समान भागों में बांटती है। हम नाम दे सकते हैं सी। तो ए बी जो थी वो थी एक जीवा। तो यहां पर प्रमेय में दिया गया है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी दो समान भागों में बांटता है। मान लीजिए ए बी जो है वो एक जीवा है, और ए बी की मान लीजिए दूरी है 8 सेंटीमीटर। इसको 8 सेंटीमीटर को दो समान भागों में बांट देगा, यानी ए सी जो होगा वो हो जाएगा 4, और यहां पर बी सी जो होगा वो भी हो जाएगा 4, यानी दो समान भागों में विभाजित कर देगा। तो यहां पर ए सी होगा 4 सेंटीमीटर, तो यहां पर बी सी भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और यहां पर भी एंगल बन जाएगा 90 डिग्री का, और यहां पर भी एंगल बन जाएगा 90 डिग्री का। तो यहां पर ये वाला प्रमेय आपको समझ में आ गया होगा कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी दो समान भागों में बांटता है। तो ये वाला जो है
वो मोस्ट आईएमपी है ऑब्जेक्टिव के लिए। यहां पर पूछा जाता है वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को खाली स्थान करता है। तो यहां पर खाली स्थान में क्या भर दोगे, समद्विभाजित करता है, यानी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, प्रमेय नंबर 4 को समझेंगे। तो अब हम समझते हैं प्रमेय नंबर 4। वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा शेष परिधि के अंतरित कोण का दुगना होता है। तो सबसे पहले यहां पर समझिए, किसी वृत्त को बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, चाप खींचते हैं। तो जब चाप को हम आपस में मिला देते हैं तो वो किसका हिस्सा बन जाता है, वो हिस्सा बन जाता है वृत्त का। तो वृत्त किससे मिलकर के बना होता है, चाप से मिलकर के बना होता है। तो मान लीजिए यहां पर ये वृत्त का एक चाप हो जाएगा, इतना हिस्सा जो है वो एक वृत्त का चाप हो जाएगा। तो यहां पर वृत्त के किसी चाप द्वारा, तो ये हो जाएगा वृत्त का चाप, केंद्र पर, तो ये हो जाएगा वृत्त का केंद्र, अंतरित कोण, तो यहां पर हम क्या करते हैं, वृत्त पर एक अंतरित कोण बना देते हैं इस तरीके से, ये हो जाएगा वृत्त पर अंतरित कोण। इसके बाद उसी चाप द्वारा, यानी यही वाला चाप के द्वारा, जो हमने एक चाप का हिस्सा लिया है, इसी वाले चाप के द्वारा शेष परिधि पर, तो ये हो जाएगी वृत्त की बाकी परिधि, यानी यहां से लेकर के यहां तक जो है ये हो जाएगी वृत्त की शेष परिधि पर अंतरित कोण। तो यहां पर हम क्या करेंगे, किसी भी बिंदु पर हम यहां पर अंतरित कोण बना लेंगे। मान लीजिए यहां पर ये वाली बिंदु पर हम एक अंतरित कोण बना लेंगे, तो इसको हम इसी चाप से मिला देते हैं और यहां पर हम इसको इसी तरीके से इसी चाप से मिला देते हैं। तो यहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप्स में ये वाले पूछे जाते हैं कि इस तरीके से आपको डायग्राम दे देंगे और यहां पर लिखेंगे 30 और यहां पर 30 लिखेंगे और यहां पर लिख देंगे x, और यहां से पूछा जाएगा कि यहां पर यदि 30 है तो x का मान कितना होगा। तो जब यहां पर 30 है तो यहां पर x का मान कितना आ जाएगा, यहां पर x का मान आ जाएगा 60, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा होता है ये होता है दोगुना और इससे आधा होता है ये वाला। यदि हम इसी तरीके से, यदि हम यहां पर समझें कि इस तरीके से हमने यहां पर एक डायग्राम और बना लिया और यहां पर यदि दे दिया गया है 90 और यहां पर लिखा है x, और यहां पर आपसे पूछा जाएगा यदि ये वाला भाग यदि 90 है तो यहां पर x का मान क्या होगा, तो ये वाला होता है दोगुना और ये वाला होता है आधा। तो यहां पर x का मान कितना आ जाएगा, यहां पर x का मान आ जाएगा 45। सिर्फ आपको इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेना कि ये वाला जो हिस्सा होता है ये होता है दोगुना और ये वाला जो हिस्सा होता है ये होता है आधा। तो यहां पर आपको ये वाला प्रमेय भी समझ में आ गया होगा कि वृत्त के किसी चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप का शेष परिधि पर अंतरित कोण का दोगुना होता है। तो इस तरीके से यहां पर प्रमेय नंबर 4 को भी हमने अच्छी तरह से समझ लिया है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, प्रमेय नंबर 5 को समझते हैं। तो यहां पर हम प्रमेय नंबर 5 समझते हैं कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। तो ये हो जाएगा एक पूरा वृत्त, क्या करेंगे यहां पर केंद्र से इसको आधा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आधा वृत्त। तो यहां पर ये हो जाएगा एक हिस्सा और एक हो जाएगा दूसरा हिस्सा। तो यहां पर अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। ये वाले प्रमेय के अनुसार अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है और यहां पर ये मोस्ट आईएमपी ऑब्जेक्टिव है। पूछा जाता है इसमें कि अर्धवृत्त पर बना कोण खाली स्थान होता है, तो अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। तो यहां पर हम कोई भी एक बिंदु ले लेते हैं और यहां पर हम एक कोण बना देते हैं। तो यहां पर हम इस तरीके से यहां मिला देते हैं और इसको हम यहां मिला देते हैं। तो यहां पर 90 अंश का कोण बन जाएगा, क्योंकि ये वाले प्रमेय के अनुसार अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। तो यहां पर अर्धवृत्त पर यदि कोई सा भी यदि कोण बनेगा तो वो समकोण होगा। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अगले प्रमेय को समझते हैं। अब हम यहां पर क्या करते हैं, प्रमेय नंबर 6 को समझते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये जो है वो एक वृत्त है। अब हम क्या करेंगे, इस वृत्त के अंदर एक चक्रीय चतुर्भुज को बना लेते हैं।
तो हमने यहां पर वृत्त के अंदर एक चक्रीय चतुर्भुज बना लिया है, तो यहां पर हम नाम दे देते हैं, ये हो जाएगा P, ये वाला बिंदु हो जाएगा Q, ये वाला बिंदु हो जाएगा R और ये वाला बिंदु हो जाएगा S। तो यहां पर ये वाला बिंदु P पर भी 90 एंगल का कोण बनेगा, बिंदु Q पर भी 90 एंगल का कोण बनेगा, बिंदु R पर भी 90 एंगल का कोण बनेगा और बिंदु S पर भी 90 एंगल का कोण बनेगा। तो यहां पर अब हम इसको समझते हैं, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यानी P के सामने कौन सा कोण है, तो P के सामने कोण है R। तो यहां पर समझिए, यदि एक त्रिभुज है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग कितना होता है, 180 अंश। इसी प्रकार से एक चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज की चारों भुजाओं का जो योग होता है वो होता है 360, जिसमें ये वाला 90 होगा, मान लीजिए ये हो जाएगा P, ये 90 होगा, ये हो जाएगा Q, ये भी 90 एंगल का कोण बनाएगा, ये हो जाएगा R, ये भी 90 एंगल का कोण बनाएगा और ये हो जाएगा S, ये भी 90 एंगल का कोण बनेगा। तो यहां भी 90, यहां भी 90, तो यहां भी 90 अंश का और यहां भी 90 अंश का। इन चारों का योग कितना होता है, इन चारों का योग होता है 360। तो यहां पर कोण P जो होगा वो भी 90 अंश का होगा, यहां पर कोण Q होगा, ये भी 90 अंश का होगा, यहां पर कोण R होगा, ये भी 90 अंश का होगा और यहां पर कोण S होगा, ये भी 90 अंश का होगा, क्योंकि चतुर्भुज की चारों भुजाओं का जो योग होता है वो होता है 360। तो यहां पर चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, तो कोण P का सम्मुख क्या होगा, कोण R। तो यहां पर कोण P प्लस कोण R, इसी तरीके से कोण S का सम्मुख क्या होगा, कोण S का सम्मुख होगा कोण Q। तो यहां पर ये भी 90 अंश का होगा और ये भी 90 अंश का होगा, तो ये कितने का हो जाएगा, 180 अंश का। इसी तरीके से कोण S भी 90 का होगा और कोण Q भी 90 का होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 180 अंश। तो यहां पर ये वाले प्रमेय में यही सिद्ध किया है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग जो होता है वो होता है 180 अंश। किस तरीके से यहां पर 180 आया, आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से यहां पर हमने वृत्तों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय को शॉर्ट तरीके से हमने समझ लिया है। इसके बाद जब हम इनके सवालों को हल करेंगे तो वहां पर इन सभी प्रमेय को आपको डिटेल से समझाया जाएगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।